नमस्कार दोस्तों, यूसिक्स एजू हब यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन यहाँ एसएसटी जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है, एसएसटी कक्षा 6 और 7 की बुक्स अपन पूरी पढ़ चुके हैं। आज अपन जो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, वो कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो आपका पार्ट 3 है, उसकी अपन शुरुआत कर रहे हैं। और उसमें अपन यहाँ पहले चैप्टर की बात करेंगे दोस्तों आज, जिसका पहला आपका अध्याय है भारतीय संविधान। पहला जो चैप्टर है आपका भारतीय संविधान। तो करते हैं इसके बाद, देखो इस चैप्टर की अपन यहां से करते हैं चर्चा। भारतीय संविधान, यहां दोस्तों संविधान के बारे में जो शुरुआती यहाँ इस बुक्स की जो लाइनें हैं, चैप्टर में जो लाइनें बताई गई है आपको कि संविधान क्या है, संविधान के बारे में बताया गया कि संविधान क्या है। तो सामान्यतः आप सबको इस बात का मालूम भी है संविधान के बारे में सामान्यतः कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय जो संविधान की अपन बात करें तो संविधान सभा द्वारा प्रदत्त एक जो लिखित जो स्वरूप है, जिसके द्वारा देश का एक नागरिक अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है, सरकार जिसके माध्यम से व्यवस्थित रूप से काम करती है, वो संविधान है। एक लिखित दस्तावेज है, देश के लोगों को ये एक लिखित दस्तावेज दिया गया है, जिसके माध्यम से वो अपना हर तरह का चहुमुखी विकास कर सकता है अपना, वो एक संविधान है। कुल मिला के एक संविधान एक कानून की किताब है, कानून का गट्ठर है, आयाम है संविधान। यहां से देखो अपन बात करेंगे कि कुछ मूलभूत नियमों का समूह है, जिससे समाज का स्वरूप तय होता है। संविधान क्या है कि संविधान कुछ मूलभूत नियमों का एक समूह है, जिसके द्वारा समाज का स्वरूप तैयार होता है या स्वरूप तय होता है। यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है, जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकता है। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है, जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की प्रस्तुति के रूप में अपना सकते हैं। तो ये यहाँ इस बुक्स में देखो संविधान के बारे में कुछ लाइंस दी गई है। इनसे आगे यहाँ अपन बात करें, आगे देखो यहां से अपन बात करें, इसमें अगली यहाँ जो बात की गई है वो ये बताया गया है कि कांग्रेस जो पार्टी है, ये भारतीय जो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जो कांग्रेस है, देखो कांग्रेस दल की अगर बात करें यहां से कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत में सबसे पहले एक संविधान निर्माण की जो बात की है, संविधान निर्माण की जो सबसे पहले बात की थी, वो दोस्तों यहाँ 1934 में है। कई जगह आपको ये 1935 में मिलता है कि कांग्रेस द्वारा संविधान निर्माण की बात कब की गई, 1935। लेकिन यहाँ अगर इस एनसीईआरटी बुक की बात करें, यहाँ इस बुक में आपको 1934 बताया गया है। तो ये संविधान निर्माण की बातें आती हैं। जैसा कि आप पढ़ते हो, भारतीय संविधान निर्माण की सबसे पहली मांग 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। आप पढ़ते हो इसके बाद में 1922 के अंदर महात्मा गांधी द्वारा भारतीयों की इच्छा अनुसार संविधान निर्माण की बात हुई थी। फिर आप पढ़ते हो कि भारतीय संविधान निर्माण की पहली औपचारिक मांग, भारतीय संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग वो 1934 के अंदर एम एन राय के द्वारा की गई। एम एन राय, मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा भारतीय संविधान निर्माण की सबसे पहले औपचारिक मांग हुई थी। और सबसे पहले संविधान निर्माण की अनौपचारिक मांग तो आप इसी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था अपने स्वराज्य विधेयक में। इसे भारतीय संविधान निर्माण की पहली अनौपचारिक मांग कह सकते हो। फिर आपने पढ़ा कि संविधान सभा का गठन
दिसंबर 1946 के अंदर संविधान सभा का गठन हुआ था। क्योंकि ये मांगे जो इस प्रकार चली, इसमें फिर एक तो 1940 का अगस्त प्रस्ताव आया, वो भी संविधान निर्माण में असफल था। उसके बाद 1942 का क्रिप्स मिशन आया, वो क्रिप्स मिशन भी संविधान निर्माण में असफल रहा। फिर 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन आया था, और वो कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय एक आयोग था जिसकी अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई थी, और उनके अलावा सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 2 सदस्य और थे। और उसी कैबिनेट मिशन के सुझाव अनुसार भारत में अंतिम रूप से दोस्तों संविधान सभा का गठन हुआ, और जिस संविधान सभा के द्वारा भारत में संविधान का निर्माण किया गया था। तो यहाँ कहा है कि संविधान सभा का गठन जो है वो दिसंबर 1946 के अंदर, इसमें आप पढ़ते हो कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भाई संविधान सभा ने कार्य करना जो प्रारंभ किया वो 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, और जिन्होंने 26 नवंबर 1946 तक लगातार इन्होंने कार्य किया, 26 नवंबर 1946, और यहाँ पर आपका संविधान बनकर क्या हो गया था दोस्तों, ये आपका यहाँ संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे आप कहते हो कि संविधान को आत्मा अर्पित, अंगीकृत, अधिनियमित किया गया था। तो यहीं पर यही बात दी गई है कि दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक भारत में संविधान का एक प्रारूप तैयार हुआ था, और इसी प्रारूप को तैयार करने के अंदर भारत के अंदर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था दोस्तों। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का यहाँ समय लगा था। और संविधान के अंदर कुल जो खर्च राशि की बात करें तो यहाँ से 63,99,729 रुपए, लगभग क्या कह सकते हो 64 लाख रुपए भारतीय संविधान निर्माण के ऊपर खर्च हुए थे। आगे इस में बात करते हैं, और देखो इस चैप्टर में क्या बात की गई है संविधान की। तो देखो यहाँ नेपाल के संविधान के बारे में बात हुई है कि जो नेपाल का संविधान है, इस नेपाल के बारे में ये बात हुई कि नेपाल के अंदर लोकतंत्र व राजतंत्र जो किस प्रकार से चला है, कि पहले यहाँ लोकतंत्र था, और फिर वापस यहाँ राजतंत्र हो गया, और माओवादी राजाओं का प्रभाव हुआ, और फिर राजतंत्र हुआ, और लेकिन उसके बाद में वापस यहाँ लोकतंत्र स्थापित किया गया था। तो ये देखो नेपाल के अंदर लोकतंत्र राजतंत्र का जो दौर रहा है ये किस प्रकार चला। तो सर्वप्रथम अगर बात करें लोकतंत्र के नेपाल में तो 1990 के संघर्ष के बाद यहाँ नेपाल के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हुई, और यह लोकतंत्र 2002 मतलब 12 साल तक ही कायम रही। ये जो 1990 के अंदर लोकतंत्र स्थापित हुआ था, ये 2002 तक यहाँ नेपाल में लोकतंत्र रहता है, और 12 साल तक यहाँ लोकतंत्र कायम रहा। उसके बाद 2005 तक वापस यहाँ पूर्णतः राजतंत्र स्थापित हो गया। 2002 के बाद में यहाँ राजाओं का प्रभाव वापस शुरू हुआ, माओवादी राजा यहाँ वापस शुरू हुए, और उसके बाद में यहाँ पूर्णतः जो राजतंत्र स्थापित हो गया वो पूर्णतः राजतंत्र यहाँ स्थापित हो गया था 2005 में। मतलब यहाँ जो नेपाल के अंदर एक संविधान बना, तो यहाँ कहा है कि एक अंतरिम संविधान बना था। यहाँ एक अंतरिम संविधान बना, और जो ये अंतरिम संविधान बना था दोस्तों, इस अंतरिम संविधान के अनुसार नेपाल में जो शासन की शक्ति थी, वो नेपाल के अंदर शासन की शक्ति देखो राजा प्लस उसकी मंत्री परिषद में हुआ करती थी। राजा प्लस उसकी मंत्री परिषद के अंदर यहाँ शासन की शक्ति हुआ करती थी, जो अंतरिम संविधान बना था यहाँ। उसके बाद में यहाँ 2005 के बाद में बात करें तो 2006 में राजा द्वारा वापस जो राजनीतिक दल थे, राजनीतिक दलों को वापस ये अधिकार दे दिया गया कि आप वापस अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हो। तो 2006 में राजा द्वारा वापस राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा, और 2008 में नेपाल में राजतंत्र खत्म करने के बाद में क्या स्थापित हो गया वापस 2008 में वापस नेपाल के अंदर दोस्तों लोकतंत्र स्थापित कर दिया जाता है। इसके बाद यहां बात करें तो
2015 में नेपाल के लोगों ने अपना एक नया संविधान 2015 में नेपाल के लोगों ने अपना एक नया संविधान अपनाया है और देश में नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई है इससे। तो वर्तमान जो नेपाल का संविधान तैयार हुआ है वो 2015 के अंदर नेपाल का संविधान तैयार हुआ। और अभी हमने बात की कि पुराने संविधान के अनुसार देश की शासन शक्ति राजा व मंत्री परिषद के हाथ में होती थी। मीन्स वो क्या था, राजतंत्र था। और देखो यहाँ भारतीय संविधान में समानता के मौलिक अधिकार का यहाँ उल्लेख हुआ है, जो कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक बताया गया है। फिर यहाँ देखो कुछ भारतीय संविधान के बारे में बातें हुई है। यहाँ जो भारतीय संविधान के संदर्भ में यहाँ जो बात हुई, उनमें भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण बताए गए हैं कि भारतीय संविधान व उसकी विशेषता। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में देखो, यहाँ जो जिक्र हुआ है उसमें सबसे पहले भारतीय संविधान की विशेषता बताई गई है क्या, संघवाद। सबसे पहले भारतीय संविधान की विशेषता क्या बताई है, संघवाद सबसे पहले विशेषता बताई। और संघवाद का देखो अर्थ क्या बताया गया है कि देश में एक से ज्यादा स्तर पर क्या होना, सरकार होना। कि संघात्मक शासन का मतलब ये क्या है, संघात्मक शासन का मतलब ये है कि कानून निर्माण के अंदर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को अलग अलग पावर प्राप्त होता है। तो केंद्र सरकार को अलग पावर प्राप्त हो, राज्य सरकार को अलग पावर प्राप्त होता है। जैसा कि आप अनुसूची 7 पढ़ते हो, जैसा कि आप अनुसूची जो 7वीं अनुसूची है, और 7वीं अनुसूची के अंदर आप इस बात का जिक्र करते हो कि 7वीं अनुसूची के अंदर सूचियों का बंटवारा किया है। और सूचियों का बंटवारा 3 भागों पर हुआ है, जिनमें एक आपकी संघ सूची बताई गई है, एक आपकी राज्य सूची, और एक आप पढ़ते हो यहां समवर्ती सूची। और संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार इन सूचियों का बंटवारा किया गया है। और इन सूचियों का जो बंटवारा हुआ कि संघ सूची के विषय के ऊपर कानून का निर्माण केंद्र सरकार करती है, राज्य सूची के विषय के ऊपर कानून का निर्माण राज्य सरकार करती है, और समवर्ती के ऊपर केंद्र प्लस राज्य दोनों करता है, केंद्र प्लस राज्य दोनों करता है। और फिर भी यहाँ अंतिम रूप से मान्य किसका होता है, केंद्र का अंतिम रूप से मान्य होता है। अगर ऐसा कोई विषय हो जो इन तीनों ही सूचियों के अंदर शामिल नहीं हो, उनके लिए एक अलग से अवशिष्ट सूची बना दी गई है दोस्तों। कौन सी बना दी गई है, एक अलग से अवशिष्ट सूची बना दी गई है। और इस अवशिष्ट सूची का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 248 में मिलता है। कौन से में मिलता है, 248 में मिलता है। और इस अवशिष्ट सूची के ऊपर भी कानून निर्माण का जो अधिकार है वो किसका है, केंद्र सरकार का है। तो इस संघवाद से तात्पर्य यह है कि देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकार होना। जैसे भारत के अंदर केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और पंचायती स्तर के ऊपर यहाँ पंचायती राज के अंदर पंचायत स्तर हो गया। तो इस प्रकार से ये अपना केंद्र स्तर, राज्य स्तर और पंचायत स्तर हो गया। हमने प्रारंभ में जब 6वीं क्लास पढ़ी थी एसएसटी की, उसमें हमने पंचायत स्तर की वहां चर्चा की थी, ग्राम सभा वगैरह की। फिर हमने 7वीं क्लास पढ़ी तो हमने राज्य स्तर पर चर्चा की। और इस बुक में अपन आगे वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां केंद्र स्तर की चर्चा होगी। इस बुक में केंद्र स्तर की आगे चर्चा करेंगे अगले पाठों में। तो इस प्रकार ये संघवाद भारतीय संविधान की यहाँ विशेषता है। इसके बाद आगे जो भारतीय संविधान की विशेषता बताई गई है, देखो वो भारतीय संविधान की विशेषता क्या बताई, संसदीय शासन पद्धति। भारत के अंदर क्या है, संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति से यहाँ क्या बताया गया है कि यहाँ इसमें जनता को वयस्क मताधिकार प्राप्त है। और जनता जो है, इन लोगों को, भारत में लोगों को यहाँ वोट देने का अधिकार है, वयस्क मताधिकार का अधिकार है। और जो भी प्रतिनिधि होंगे वो प्रतिनिधि जनता के प्रति क्या होते हैं, जवाबदेही होते हैं। तो यहाँ संसदीय शासन प्रणाली के अंदर देखो ज्यादा विस्तारित बात नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ मताधिकार भारतीय संविधान का आर्टिकल आप पढ़ो 326, तो 326 के अकॉर्डिंग भारत के हर वयस्क व्यक्ति को,
वोट देने का राजनीतिक अधिकार यहाँ प्रदान किया गया है। कोई भी व्यक्ति चुनाव भी लड़ सकता है। ये संसदीय प्रणाली के अंदर कहा गया है कि जो वयस्क व्यक्ति है वो चुनाव भी यहाँ लड़ सकता है। इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं और जो भी प्रतिनिधि बनते हैं वो जनता के प्रति फिर क्या होंगे, जवाबदेही होंगे, क्योंकि यहाँ जनता का शासन है, लोकतंत्र है भारत के अंदर। तो यहाँ जो संसदीय शासन में इतनी ही बातें की गई है संसदीय शासन के अंदर, ठीक है। देखो यहाँ शासन की बात करें तो भारत के अंदर जो संसदीय शासन है ना, ये भारत के अंदर संसदीय शासन दोस्तों इंग्लैंड से अपनाया गया है। कहां से अपनाया गया है? इंग्लैंड से, ठीक है। क्योंकि इंग्लैंड के अंदर ही संसदात्मक शासन है, संसदात्मक शासन है। आपका जो अमेरिका है, इस अमेरिका के अंदर अगर बात करें तो यहाँ अध्यक्षात्मक शासन है। अमेरिका के अंदर बात करें ना तो यहाँ कौन सा शासन है? अमेरिका के अंदर अध्यक्षात्मक शासन है। और अध्यक्षात्मक शासन में क्या होता है? जो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो अध्यक्षात्मक जहां शासन है वहां कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, क्योंकि वहां कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से नहीं होता। और जहां संसदात्मक शासन है वहां कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से होता है। इसलिए संसदात्मक सरकार के अंदर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और इसीलिए संसदात्मक शासन को अपन उत्तरदायी सरकार भी बोल सकते हैं। बाकी अध्यक्षात्मक जो सरकार है वो गैर उत्तरदायी सरकार कहलाती है। आगे देखो इसमें विशेषता की बात करें तो आगे देखो विशेषताओं में यहां बताया गया है शक्तियों का बंटवारा। यहां जो शक्तियों का बंटवारा बताया गया है, कई जगह आप 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची को भी शक्तियों का बंटवारा मानते हैं। यहाँ जो शक्तियों का बंटवारा बताया गया है वो क्या बताया गया है? सरकार के 3 अंग। इस सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? सरकार के 3 अंग बताए गए यहाँ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और क्या बताया गया है? न्यायपालिका। भाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, यही यहाँ पर सरकार के 3 अंग बताए गए हैं, ठीक है ना। भाई यहाँ कहा है कि जो व्यवस्थापिका है, जो व्यवस्थापिका है, इसमें यह बात समझाई गई है कि जो व्यवस्थापिका, जिसको देश की विधायिका कहते हो आप, और यहां बताया गया कि जो व्यवस्थापिका है देश में, इस व्यवस्थापिका का काम देश के लिए कानून निर्माण करना है। व्यवस्थापिका का काम क्या है? कानून का निर्माण करना बताया है। और कानून का निर्माण देश में कौन करती है दोस्तों? संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है। तो यहां से संसद के भी कितने अंग बताए गए हैं? 3 बताए गए हैं। और संसद के जो 3 अंग हैं उसमें संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। और एक संसद का अंग यहां से कौन हो गया? राष्ट्रपति। तो यहां बताया कि देश के अंदर जो कानून का निर्माण होता है वो कानून का निर्माण देश में व्यवस्थापिका करती है और देश की व्यवस्थापिका को अपने विधायिका कहते हैं। अब कानून का निर्माण व्यवस्थापिका करती है मीन्स देश में संसद करती है, इसलिए देश की संसद को क्या बोलते हैं? व्यवस्थापिका बोलते हैं। और इसी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंदर है। 79 के अंदर संसद व्यवस्थापिका का उल्लेख है। राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 के अंदर है और लोकसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81 के अंदर है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा जिसका जिक्र अनुच्छेद 52 में किया गया है। यहां से जो कानून का निर्माण होता है कि राज्यसभा और लोकसभा से जब कोई भी प्रस्ताव पारित हो जाता है उसको आप कहते हो विधेयक पारित हो गया। क्या पारित हो गया? विधेयक पारित हो गया। भाई आप ऐसे ही बात करते हो कि जब राज्यसभा और लोकसभा से अगर कोई प्रस्ताव पारित हो जाए तो कहोगे विधेयक पारित हो गया मीन्स बिल पारित हो गया। और जब फिर ये विधेयक जो आपका है, ये विधेयक आपका जाता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति जब इस विधेयक के ऊपर से अपनी स्वीकृति दे देता है दोस्तों, तो अपन कहते हैं देश में कानून जारी हो गया, देश के अंदर अधिनियम बन गया। देश के अंदर कानून मतलब देश में अधिनियम जारी हो गया, ये बात अभी अपन कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ व्यवस्थापिका का काम तो बताया देश में कानून का निर्माण करना। फिर यहाँ देखो इसमें आगे जो कहा है कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका का देखो यहाँ काम क्या बताया है? कानून को लागू करना, कि जो कानून
जो कानून देश की व्यवस्थापिका ने बना दिया, उस कानून को लागू करने का काम किसका होगा? देश की कार्यपालिका का होगा। और देश की कार्यपालिका के अंदर आप किन किन को शामिल करते हो? बोला देश का राष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और यहां से संघीय मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, और फिर यहां से इसमें एक महान्यायवादी भी आ जाता है, महान्यायवादी को भी शामिल करते हैं। तो यहां से आप ये बात पढ़ोगे कि कार्यपालिका मीन्स ये जो सारे इसमें शामिल है, इन्हीं के द्वारा देश के अंदर कानून को लागू किया जाएगा। अब ये कानून देश के लिए लागू सही हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच जो है वो देश की न्यायपालिका करेगी। न्यायपालिका के अंदर मतलब देश का सुप्रीम कोर्ट हो गया, सर्वोच्च न्यायालय शामिल हो गया। तो यहाँ जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो सरकार के अंगों की बात की। और सरकार का जो चतुर्थ अंग है वो दोस्तों अपन किसको कहते हैं? मीडिया को कहते हैं। यहाँ राज्य के देखो 4 तत्वों की बात भी की। राज्य क्या है? स्टेट की बात की गई है। राज्य क्या है? तो वो एक राज्य का जो निर्माण होता है ना, वो 4 तत्वों से मिलकर एक राज्य का निर्माण होता है। और जिसमें जो 4 तत्व जो बताए गए हैं वो शामिल कौन कौन से किए हैं? देखो, एक तो इसमें शामिल किया गया है भूभाग, एक इसमें शामिल की गई है जनसंख्या, जनसंख्या, एक इसके अंदर शामिल की गई है सरकार, और जो चौथा टॉपिक इसमें, चौथा बिंदु जो शामिल किया गया है वो किया गया है क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सरकार का, ये राज्य का चौथा यहाँ अंग बताया गया है कि राज्य के 4 तत्व है, 4 एलिमेंट है, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, और चौथा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगर बात करें, अगर कोई राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ही है और वहां ये 3 चीजें हैं, मतलब भूभाग भी अपना है, जनसंख्या भी अपनी, सरकार भी अपनी, तो वो राज्य न कहला के वो क्या कहलाता है? वो अधिराज्य कहलाता है। वो राज्य ने कहला के क्या कहलाता है? अधिराज्य कहलाता है। जैसा कि अपना भारत है, भारतीय राज्य की बात करें ना, तो भारत का राज्य जब 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू होने के साथ ही भारत क्या बना है? भारत राज्य बना है। मतलब 1950 से पहले भारत भी एक राज्य की श्रेणी में शामिल नहीं है, क्योंकि 1950 में देश के अंदर संविधान लागू हुआ, प्रस्तावना लागू हुई, और प्रस्तावना लागू होने के साथ ही देश क्या बना है? राज्य बना है। इसका मतलब आपका भारत जो है वो 1947 के अंदर आजाद हो चुका है भाई। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। इनके मध्य की जो भारत की स्थिति थी ना, वो अधिराज्य की स्थिति थी दोस्तों। 1947 से 1950 के मध्य की जो भारत की स्थिति है वो क्या है? अधिराज्य की स्थिति थी। आगे यहां से बात करें तो अगली देखो, यहाँ विशेषता मौलिक अधिकार की बताई है। और मौलिक अधिकार के बारे में कहा कि संविधान की क्या है मौलिक अधिकार? अंतरात्मा है। संविधान की अंतरात्मा क्या है? मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार कितने? यहाँ 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं इस बुक में। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। बाकी मूल संविधान के अंदर तो आपके कितने मौलिक अधिकार थे भाई? मूल संविधान की बात करें ना, तो मूल संविधान के अंदर तो आपके 7 मौलिक अधिकार थे। अनुच्छेद जो 31 था उसमें आपका संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जिस संपत्ति के मौलिक अधिकार को दोस्तों 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा उसे हटा दिया गया था। जिस समय सरकार किसकी थी देश में? मोरारजी देसाई। देश का प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के समय 44वें संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया, और मूल अधिकार से हटाकर उसे अनुच्छेद 300 क में डाला दोस्तों, और उसे क्या बना दिया गया है कि कानूनी, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। एक कानूनी अधिकार बना दिया जाता है उसे, जो 300 क जो है वो संविधान के भाग 12 में शामिल है। ये जो वर्तमान मौलिक अधिकार ये भाग 3 के अंदर आता है। अब देखो यहाँ इन 6 मौलिक अधिकारों के नाम बताए गए हैं,
और वो 6 मौलिक अधिकार यहाँ देखो कौन कौन से बताए हैं। 6 मौलिक अधिकार के अंदर यहाँ पहला मौलिक जो अधिकार है, वो पहला मौलिक अधिकार बताया गया है कौन सा? समानता का मौलिक अधिकार। पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार बताया है। और समानता का जो अधिकार है, इसमें अनुच्छेद 14 से लेके 18 का जिक्र हुआ है, जिसमें अनुच्छेद 14 जो है, इसमें विधि के समक्ष समानता की बात की है। विधि के समक्ष समानता की बात की है। फिर यहाँ अनुच्छेद जो 15 है, इसमें सामाजिक समानता की बात हुई है, सामाजिक समानता। अनुच्छेद 16 है, यहाँ अवसर की समानता की बात हुई है। अनुच्छेद जो 17 है, यहाँ 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत बताया गया है, अस्पृश्यता का अंत। 18 के अंदर उपाधियों का अंत बताया है, उपाधियों का अंत बताया गया है। ये तो आपका पहला अधिकार बताया यहाँ। इस बुक में खैर इतनी चर्चा नहीं है, केवल इसमें तो यहाँ नाम ही बताए गए हैं। दूसरा जो अधिकार है, वो स्वतंत्रता का अधिकार है। और स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से लेके 22 तक की चर्चा हुई है, जिसमें देखो अनुच्छेद जो 19 है, इस 19 के अंदर आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। 20 के अंदर आपको अपराध निवारण की बात हुई है। 21 के अंदर जीवन जीने के अधिकार की बात की गई है। और 22 के अंदर आपको गिरफ्तारी निवारण की बात हुई है। यहां इसमें जो बुक में देखो केवल अधिकारों के नाम दर्शाए गए हैं आपके। फिर यहां जो तीसरा अधिकार बताया गया है, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24, जिसमें देखो अनुच्छेद 23 के अंदर तो आपका क्या आता है? बलात् शर्म। क्या आता है इसमें? बलात् शर्म आता है कि किसी भी मानव का शोषण नहीं किया जा सकता। बलात् शर्म निषेध है। और यहाँ अनुच्छेद जो 24 है, इस 24 के अंदर क्या है? 24 के अंदर बाल श्रम निषेध बताया गया है। बाल श्रम निषेध, 14 वर्ष की आयु से कम बच्चे को किसी भी जोखिम भरे कार्य में नहीं लगा सकते हो, कल कारखाने में काम नहीं करवा सकते हो। फिर यह अधिकार नंबर 6, अधिकार नंबर 6 जो है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का यहाँ अधिकार है। अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक बताया है, जिसमें अनुच्छेद 25 में क्या कहा? 25 में कहा है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हो, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। 26 में धर्म के प्रबंधन की बात की गई है। 27 में आपको धर्म संबंधी कोई कर नहीं लिया जाएगा। और 28 के अंदर आप किसी भी शिक्षण संस्था के अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो। ये चौथा अधिकार बताया इस बुक में। और पांचवा जो अधिकार बताया है, देखो यहाँ वो पांचवा अधिकार क्या बताया है? शिक्षा और संस्कृति का। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार बताया है, जिसमें अनुच्छेद 29 और 30 है। जिसमें अनुच्छेद 29 में तो क्या कहा है? अल्पसंख्यक लोग अपने संस्कृति को संरक्षित रख सकते हैं। और यहाँ 30 में क्या कहा कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं, 30 में क्या कहा कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? यहाँ अपने प्राथमिक स्तर के ऊपर निजी शिक्षण संस्था भी अपने स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद में जो यहाँ छठवां जो अधिकार है, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार में मात्र कौन सा अनुच्छेद है? मात्र और मात्र एक 32 अनुच्छेद है, जिस 32 को B.R. अम्बेडकर बाबा साहब ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा,
बाबा साहब ने इसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। फिर यहां से देखो अगली जो इस विशेषता बताइए, इसमें संविधान की विशेषताओं में अगली विशेषता धर्मनिरपेक्षता बताई है। धर्मनिरपेक्षता, देखो मूल संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन संविधान का जो 42वां संशोधन हुआ, 42वां संशोधन 1976 में, इस 42वें संशोधन के अनुसार प्रस्तावना में दोस्तों 3 नए शब्द जुड़े थे, और उन्हीं 3 नए शब्दों के अंदर समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, और तीसरा यहां शब्द कौन सा जुड़ा था? अखंडता। तो यहाँ ये पंथ निरपेक्षता, ये किसका पर्याय है? धर्मनिरपेक्षता का। तो ये मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संशोधन 76 में इंदिरा गांधी के समय ये संशोधन हुआ था, और उसमें ये बातें जोड़ी गई थी। ठीक है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देश का कोई राज्य धर्म न होना, भाई देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होना, इसका मतलब यही है। जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं हो वही क्या कहलाता है? धर्म निरपेक्ष कहलाता है। इसके बाद देखो यहाँ मौलिक कर्तव्यों का बात भी हुई है, और मौलिक कर्तव्यों की बात करें ना, तो अपने मूल संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था। मौलिक कर्तव्य भी दोस्तों 42वां संशोधन हुआ था 1976 ही, इसी के अनुसार कितने कर्तव्य जोड़े? 10 कर्तव्य जोड़े थे। और ये 10 कर्तव्य सरदार सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत ये 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, और इनको संविधान के जो भाग 4 क है, जिसमें अनुच्छेद 51 क, इस भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंदर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा, जो कि भारतीय संविधान के अंदर कहां से अपनाए गए? रूस से अपनाए गए थे। कहां से अपनाए गए थे? रूस से। इसके बाद में जो एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002, और इसी संशोधन के अनुसार जो इस 51 क में पहले जो 10 कर्तव्य जोड़े, यहाँ एक 11वां कर्तव्य भी जोड़ दिया गया था। 11वां कर्तव्य भी जोड़ दिया गया था। ठीक है ना? जो कि निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी, कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को उनके अभिभावक, माता पिता, संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि उनको शिक्षा दिलवाए। ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था यहाँ। अब यहाँ देखो एक संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात की गई है, कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। देखो जैसा कि संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की जो पहली बैठक बुलाई गई, ये 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई दोस्तों। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी, और यहाँ ये अंतिम बैठक की जो बात हुई है, अंतिम बैठक, ये अंतिम बैठक यहाँ 24 जनवरी 1950 को ये अंतिम बैठक बुलाई जाती है। और ये बैठक देखो क्रमानुसार 166वीं बैठक हुई थी, और इस बैठक के अंदर संविधान सभा के टोटल 284 सदस्य उपस्थित हुए, और इन 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान के ऊपर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। और इन 284 के अंदर अगर महिलाओं की बात करें ना, तो महिलाएं इस यहाँ कितनी थी? 8 महिलाएं थी। 8 महिलाओं ने यहाँ लास्ट में साइन किए हैं। और इन 8 महिलाओं के अंदर अगर महिलाओं के मुखिया की बात करें, तो हंसा मेहता थी। महिला अध्यक्षा कौन थी? हंसा मेहता थी। और ये जो अंतिम बैठक यहाँ हुई है, इसी अंतिम बैठक के अंदर 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से सिग्नेचर किए थे यहाँ, जो कि 166वीं बैठक हुई थी। और यहीं पे अंतिम रूप से आपकी जो संविधान सभा है, ये संविधान सभा का जो रोल है ना, ये संविधान सभा का दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ कब से किया? 9 दिसंबर 1946 से। और संविधान सभा का प्रभाव समाप्त कब हो रहा है? अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। तो इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में संविधान सभा कितने समय तक प्रभाव में रही, और अगर आपके सामने ऑप्शन मिलता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो आप पहला उत्तर वही करते हो, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लेकिन दोस्तों 2 वर्ष 11 माह जो 18 दिन का टाइम है ना, 2 वर्ष 11 माह है
और 18 दिन का जो टाइम है ये तो संविधान के निर्माण में लगा था। जो संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को ही कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ से कार्य करना प्रारंभ हुआ और यहाँ तक जब काम पूरा हुआ ना, वो टाइम था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जबकि संविधान सभा की बात की जाए कि संविधान सभा कितने समय तक प्रभाव में रही, तो आप यहाँ से इंक्लूड करोगे 9 दिसंबर 1946 से और लास्ट बैठक तक का टाइम जोड़ोगे 24 जनवरी 1950। इस प्रकार संविधान सभा के प्रभाव की बात करें ना, तो 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन संविधान सभा कितने टाइम तक प्रभाव में रही है? वो रही है 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन तक संविधान सभा प्रभाव में रहती है। और इसके बाद में संविधान सभा का यहाँ क्या कर दिया गया? संविधान सभा का यहाँ समाप्ति हो गई। और संविधान सभा का दोस्तों यहाँ जो अंतिम कार्य था वो क्या था? देश के लिए एक राष्ट्रपति का निर्वाचन करना। तो इसी बैठक के अंदर 24 जनवरी 1950 की जो ये बैठक थी, इसी बैठक के अंदर संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा देश में एक राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ और देश के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ निर्विरोध रूप से यहाँ निर्वाचित हुआ है। निर्विरोध रूप से उनको चुन लिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और जिन्होंने संविधान में राष्ट्रपति पद की जो शपथ ग्रहण की वो 26 जनवरी 1950 को की थी। इसीलिए दोस्तों 26 जनवरी 1950 को अपन कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार से अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों। यहां से बात करें कि देखो यहाँ उपस्थित अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ से खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? जयराम दास दौलत राम। यहाँ देश की स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। और यहाँ वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मधाई। देश का उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश के अंदर श्रम मंत्री जगजीवन राम भी इस बैठक के अंदर उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये अपना पहला चैप्टर यहाँ कंप्लीट है और अगली क्लास के अंदर अपन यहाँ अगला चैप्टर लेकर आएंगे। संविधान सभा का हमने पहला चैप्टर पढ़ा है आज, भारतीय संविधान नाम से ये पहला चैप्टर हमने पढ़ा है। और अगली क्लास के अंदर हम सामाजिक विज्ञान के अंदर ये अगला चैप्टर लाएंगे। तो जब तक धन्यवाद सभी को। और इस चैनल को दोस्तों आगे से आगे आप थोड़ा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।